वैसे तो आप सब परिचित हैं हमारे इन सभी विशेषज्ञों से, पर एक छोटा सा 2 लाइन का परिचय आपके सामने रखती हूँ। डॉक्टर जे.के. बजाज प्रतिष्ठित भारतीय विद्वान हैं। आप चेन्नई स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज़ के संस्थापक निर्देशक हैं। आप भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में उच्च गुणवत्ता वाले समाज विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं। आपकी भारतीय संस्कृति, राजनीति और जनसंख्यांकी में योगदान के लिए 2022 में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। आपका हार्दिक स्वागत। प्रोफेसर वी.के. मल्होत्रा जी, आप मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष हैं। पूर्व में आपने नई दिल्ली स्थित भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद में सदस्य सचिव के रूप में कार्य किया है। एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के रूप में आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर भी रह चुके हैं। आपने राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक योजना, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान और प्रशासनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपका स्वागत है सर। प्रोफेसर आनंद बर्मन जी, भारतीय धरोहर, कला, संस्कृति और संग्रहालय शास्त्र के वरिष्ठ विद्वान हैं। आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के स्कूल ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। आपने कई पुस्तकें लिखी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। आपका कार्य धरोहर संरक्षण, सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण और संग्रहालय शास्त्र के विकास पर केंद्रित है। स्वागत है सर। श्री आशुतोष भटनागर जी, रिसर्च काउंसलेट एवं फ्रीलांसिंग पत्रकार हैं। आप नियमित रूप से प्रिंट और वेब मीडिया में लिखना करते हैं और आप विभिन्न समाचार चैनलों में पैनलिस्ट के रूप में सक्रिय हैं। वर्तमान में आप जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के निर्देशक के पद पर कार्यरत हैं, जहां आप जम्मू एवं कश्मीर के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं का नेतृत्व करते हुए सूचना पूर्वक चर्चा और गहन विश्लेषण को बढ़ावा देते हैं। आज की इसके आगे की कार्यवाही के लिए मैं मंच को आशुतोष जी को सौंपती हूँ। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। अभी जिन तीनों विद्वानों का परिचय हमारे साथ कराया गया, वे अपने अपने क्षेत्र के बहुत मूर्धन्य विद्वान हैं। अपने क्षेत्र में गहरा अध्ययन है और भारत की भी गहरी समझ है। ये दो जिसको स्वर्ण और सुगंध की संयोग कहते हैं। एक तो अपने विषय का विद्वान होना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अनूठा है कि भारतीयता की गहरी समझ होना। इसलिए आज के इस शोधार्थी समागम में हमारे साथ आप तीनों अतिथि के रूप में हम हैं और उनका विचार इस विषय पर और इसके साथ साथ हम लोगों की भी कुछ जिज्ञासाएं अगर हैं तो हम उनको इस सत्र में शामिल करेंगे। ये चर्चा का सत्र है और इसलिए इसको मुझे लगता है इस सत्र में अगर हम इसको सुबह से एक अच्छा चिंतन चल रहा है उसको एक और नई ऊंचाई तक पहुंचा सके हम इस सत्र में अपने प्रश्नों और उत्तर के माध्यम से, तो ये सबके लिए एक बहुत सुंदर अनुभव होगा। तो अब प्रारंभ में तो मैं ऐसे देख रहा हूं कि लगभग सभी लोग हैं, लेकिन अब मैं जम्मू कश्मीर का परिचय कराया गया तो जम्मू कश्मीर में ऐसा होता है, आप लोगों के ध्यान में लोग आते हैं, पत्थर फेंकते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसे हमारे पिछले अतिथि भी हैं, वो उन्होंने हमारी बात सुनने के लिए नहीं है, अपना पत्थर फेंक कर चले गए हैं। इसलिए क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो पिछले सत्र के जो प्रश्न हैं, पिछले सत्र के जो प्रश्न रह गए हैं उनको इनसे उम्मीद मत कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, वही प्रश्न हम दोहराते हैं। तो जिनके उत्तर उस सत्र में नहीं मिल सके उनका उत्तर हम व्यक्तिगत बातचीत में ले सकते हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि वो अनुत्तरित प्रश्न थे, उनके उत्तर नहीं थे, लेकिन किसी
हाँ ना मैं जैसा उदाहरण दिया था, हाँ ना वाले प्रश्न नहीं रहे, उत्तर नहीं रहे होंगे, लेकिन हम आपस में परस्पर चर्चा करके किसी सहमति तक पहुंच सकते हैं। कुल मिलाकर ये शोधार्थी समागम जो हमारे बीच में है, तो सभी प्रश्नों के उत्तर ऐसा नहीं मिल जाएगा, शायद ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन जो प्रश्न अनुत्तरित रह जाएंगे उनको इस मंच और सभागार दोनों लोग मिलकर उत्तर खोजेंगे। ये जरूर इस शोधार्थी समागम का उद्देश्य और परिणाम दोनों होना चाहिए हो, लेकिन निष्कर्ष तक पहुंचना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए केवल उस सत्र में उस व्यक्ति से नहीं, हम सब मिलकर और जाने से पहले तक इनके उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, खोजने की कोशिश करेंगे, मिलकर इसका समाधान ढूंढेंगे और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़कर हम, जैसा हम पिछले सत्रों में भी अनुभव करते रहे, हम पहले से बेहतर होकर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सत्र का स्वरूप ऐसा रहेगा कि हमारे तीनों विद्वान संक्षेप में अपनी बात रखेंगे इस विषय पर। सुबह से वो लोग हमारे साथ हैं, इसलिए सुबह की कार्यवाही भी देखी है और अपने मन की भी जो बात होगी वो हमारे साथ साझा करेंगे, लेकिन वो बहुत संक्षेप में करेंगे। और उसके बाद हम चर्चा के रूप में इसको आगे लेकर बढ़ेंगे। तो प्रश्न, उनका वक्तव्य भी अभी संक्षेप में ही होगा, प्रश्न भी संक्षेप में ही करें, जो अपनी भी और अपने सभी साथियों की जिज्ञासा का समाधान करने के लिए अच्छे साबित हों, ऐसे प्रश्न करें, संक्षेप में करें। एक साथ प्रश्न करने की जल्दबाजी न करें, हम उसके 2-3 राउंड लेंगे, इसलिए एक बार में 4-5 प्रश्न लेंगे। और जो प्रश्न करें खड़े होकर एक बार अपना नाम बताएं, कहाँ से आए हैं ये बताएं, और संक्षेप में प्रश्न बताएं, किससे प्रश्न कर रहे हैं ये भी बताएं, और तीनों पूरे पैनल से कर रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं। लेकिन थोड़ा शांति से, संयम से हम इस सत्र को चलाएंगे। तो जितना कम समय हम लेंगे उतने अधिक प्रश्नों के उत्तर हम, या उतनी गहरी चर्चा तक हम पहुंच सकेंगे, ऐसा निवेदन करते हुए मैं अपने इस सत्र के सबसे वरिष्ठ पद्मश्री जे.के. बजाज जी को निवेदन करता हूं कि वे आए और अब हमारे समक्ष अपना विषय रखें। वे वहीं से बोलेंगे और हम देख पाएंगे कि उनका अनुभव और भारतीयता की उनकी अपनी समझ कितनी गहरी है। धन्यवाद। तो मैं थोड़ा लंबा बोलने की सोच के आया था, उनका तो मैं नहीं 7-8 मिनट ही, 10 मिनट से ही बात करते हैं। पर कुछ विषय हैं जो उठाने हैं आपके साथ, इसलिए वो विषय तो उठा लेने चाहिए। पर पहले ये जो पिछले सत्र में हमारे नचिकेता जी ने वो कहानी सुनाई थी, कहानी का इंगित किया था, जो पंचतंत्र की कहानी है वसुधैव कुटुंबकम संबंध में, उन्होंने केवल इंगित किया था। मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ क्या है, क्योंकि वो मैं कहानी बहुत बार अनेक संदर्भों में मैं कहता रहता हूँ। एक तो मैं कहता हूँ, दूसरा जो संजीव कुमार शर्मा जी कह रहे थे पिछले सत्र में, मैं इसलिए भी सुना रहा हूँ कि ये आपको बता सकूँ कि उनसे थोड़ा अधिक मैं जानता हूँ। तो कहानी ये है कि 4 मित्र थे, वो धनार्जन के लिए इकट्ठे होके निकले। रास्ते में जैसे हमेशा पंचतंत्र में वो जंगल पड़ा करता है, वो जंगल पड़ा। इन 4 मित्रों में से 3 शास्त्रवेत्ता थे, विद्वान थे, वैज्ञानिक ही मान लीजिए ऐसे थे, और चौथा जो है वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, पर वो सामान्य ज्ञान जानता था कि जीवन क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, वो कुछ जानता था। तो जैसे वो जंगल में घुसे तो उन्हें एक सिंह की हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ दिखा, और ये जो 3 विद्वान थे उन्होंने कहा कि देखो, हम तो इतनी विद्या जानते हैं कि इन हड्डियों के ढांचे से पुनः सिंह को जीवित कर देंगे। वो जो चौथा था, जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, उसने कहा कि भैया
आप जानते हैं ना कि ये सिंह है, ये जीवित हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये आप जानते हैं क्या? तो उस समय उन 3 विद्वानों में से एक ने कहा कि तुम क्या बात कर रहे हो, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम, कि जो कम जानते हैं, लघु चेतना जिनकी है, वो ये गणना किए करते हैं कि ये शेर है कि व्यक्ति। वैसे तो हम सब एक ही हैं, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो उसने कहा कि ठीक है, आप कीजिए अपना कार्य, पर मुझे पेट पर चढ़ने का समय दे दीजिए। तो वो वृक्ष पर चढ़ गया और इन लोगों ने वो सिंह बनाया, और सिंह ने जो करना होता है वो उसने किया। तो ये जो कहानी है वो जो हितोपदेश वाली है वो अलग है कहानी, वो भी बहुत सुंदर कहानी है, पर अब समय का मैं तो वो नहीं सुनाता। पर इस कहानी के अनेक अर्थ हैं, उनमें एक अर्थ जो मैं बहुत बार बताता रहा हूँ वो ये है कि विज्ञान ऐसी कला है, ऐसा ये जो ज्ञान का मुझे मालूम नहीं, ज्ञान अलग तो है, विज्ञान जो है वो ऐसा है कि ये दोधारी तलवार होती है, इसे युक्तिपूर्वक इसका उपयोग किया जाता है। मतलब भारतीय साहित्य में बार बार आएगा कि आयुर्वेद जानने वाले तो बहुत होते हैं, जिनको शास्त्र भी आता है, जो औषधियों को भी जानते हैं, जिन्होंने सब कुछ पढ़ा है, पर ऐसे सब वैद्यों में से वही वैद्य जो है वो किसी काम का होता है जो युक्ति युक्त है, जो ये जानता है कि जो सब मैंने पढ़ा है, जो सब मैं जानता हूँ, उसका किस संदर्भ में कैसे उपयोग करना है। तो ये भारत की पंचतंत्र में ऐसी बात कही जा सकती है। तो भारत का ये समझ है ज्ञान विज्ञान के बारे में कि केवल वो स्किल्स, टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक नॉलेज, ये सब पर्याप्त नहीं होता, इसके अलावा युक्ति और मेधा की आवश्यकता भी होती है। इसका एक और अर्थ है, ये जो है अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम, ये हमने क्योंकि ये माना है कि अपना पराया कोई नहीं होता, सब बराबर होते हैं, हमने ये पश्चिम वालों के बारे में भी मान लिया। आज जिस समस्या को हम लेके बैठे हैं कि हमने डीकोलोनाइज करना है, उसका कुछ तो उन्होंने किया है, वो समस्या खड़ी की है, कुछ हमने अपने लिए अपने आप ये समस्या खड़ी की है, क्योंकि हम ये मान के चल पड़े कि उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है। और धर्मपाल जी कहा करते थे ये ऐसा ही मानना है जैसे हम माने कि सिंह और गाय में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो अलग सभ्यता है, हम अलग सभ्यता है। कभी समय मिला तो बात करेंगे कि अंतर क्या है। बहुत स्पष्ट अंतर है दोनों के जीवन सृष्टि में, जीवन दृष्टि में। वो मानव में क्या संबंध मानते हैं, मानव और कर्ता में क्या संबंध मानते हैं, मानव और प्रकृति में क्या संबंध मानते हैं, और क्या हम मानते हैं, वो बहुत भिन्न है एक दूसरे से। और इसलिए हम वैसे ही वही अंतर है जो सिंह और गाय में होता है, और यदि हम वो ध्यान में नहीं रखते तो ये जो इन विद्वानों के साथ हुआ वो हमारे साथ घट ही रहा है। हमारी सभ्यता बहुत सीमा तक, वो जो सिंह ने उनका व्यक्ति नाश किया, ये हमारा जो है चिति नाश तो हो ही रहा है, चिति ब्रह्म तो हो ही रहा है। तो ये अंतर, ये पंचतंत्र की कहानी इस दृष्टि से भी देखनी चाहिए कि अपना क्या है और पराया क्या है, उसमें हमें भेद करना आना चाहिए, और किस प्रकार से अपनी सभ्यता अन्य सभ्यताओं से भिन्न है, किन दृष्टियों से हम उनसे भिन्न हैं, वो हमें आना चाहिए। वो नहीं आएगा तो ये डिकोलोनाइजेशन हो नहीं पाती।
तो ये तो क्योंकि उन्होंने कहानी सुनाई तो मुझे याद आया कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। दूसरी बात, थोड़े समय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में एक आंदोलन चल रहा है। हम जानते हैं पिछले 7-8 साल से या उससे थोड़ा ज़्यादा हम डीकोलोनाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, हम अभी ये हिंदू स्टडीज़ की बात करते हैं जो सब पहले नहीं हुआ करता था। हम सोच रहे हैं कि हम एक नई दिशा में भारतीय ज्ञान विज्ञान को ले जाना चाहते हैं, भारतीय और चीज़ों को भी ले जाना चाहते हो, बट भारतीय एकेडमिया को हम एक नई दिशा में ले जाने के लिए उद्यत हैं। इसीलिए हमारे जो मुकेश शर्मा जी ने 300 लोगों को यहाँ आज एकत्रित कर लिया है, क्योंकि ये काम हो रहा है। ये इतना उद्यम है, इतना उत्साह है, तो हमें और वो सुबह आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, तो ये कार्य हो जाएगा, ये हम मान के चल सकते हैं। पर इस प्रकार के कार्य करते हुए कुछ सावधानियां बरतना आवश्यक होता है। अति उत्साह में हम किसी ऐसी दिशा में न चले जाएं जो दिशा कहीं पहुंचा नहीं रही होती। तो इसलिए, क्योंकि मैं क्योंकि ICSSR जैसी संस्था का द एपेक्स बॉडी ऑफ शीर्ष संस्था है भारत में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की, उसका अध्यक्ष रहा हूँ। मैंने कुछ शायद उस संस्था के साथ मैं 10, 12, 15 साल तक जुड़ा भी रहा हूँ, देखा है किस प्रकार का काम होता है। तो मुझे लगता है कि मेरा अधिकार बन जाता है कि मैं आपको ये सावधान कर पाऊँ कि ये काम, ये अगर आप इस दिशा में चले हैं तो ये इन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। और उसमें सबसे पहली जो बात है वो जो हम एकेडमिक ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, हिंदी में अकादमिक तटस्थता कहेंगे, वो बहुत आवश्यक होती है। मतलब हम सब उत्साह में हैं, हम सब किसी लगन के साथ किसी दिशा में चल रहे हैं, पर वो उत्साह, वो लगन, वो हमारा जो वो तब तक है, वहाँ तक हमें ले जाएगा जहाँ हम सही समस्या किस विषय पर शोध करना है वो हम उसके आधार पर निर्णय करेंगे। हमारे शोध के स्रोत क्या होंगे वो भी हम उसी के आधार पर निर्णय करेंगे। पर एक बार हमने समस्या का निर्णय कर लिया, स्रोतों का निर्णय कर लिया, तो हमें जो एकेडमिक ऑब्जेक्टिविटी है, हमें ये जो उत्साह छोड़ना होता है उस पर ठीक वैसे काम करना पड़ेगा जैसे कोई भी साइंटिस्ट ऑब्जेक्टिवली काम करता है, वैसे काम करना पड़ेगा। क्योंकि तटस्थता के बिना जो काम किए जाते हैं, जो आपके पास गलत उत्तर आते हैं, मतलब मैंने पता नहीं मेरा कितना समय लगेगा, पर मैं 2-4 बातें कह देता हूँ। मैंने भारत की देश में पिछले 100-150 साल में भारत की जनसंख्या में हिंदुओं और मुसलमानों और ईसाइयों के अनुपात में कैसे परिवर्तन हुआ, इस पर एक काम किया था, बड़ा काम था। मतलब 150-100 साल के आंकड़े मैंने एकत्रित किए, मैंने और मेरे साथियों ने। और जब मैंने वो पुस्तक लिखी, बार बार मुझे बहुत लोगों ने आके कहा कि भाई आप ये देख रहे हो कि कितना भयंकर स्थिति है, पर आपकी भाषा में कहीं दिखता नहीं कि आप कहीं कोई किसी से गुस्सा हो रहे हैं, किसी के विषय में कुछ कह रहे हैं। इट रीड्स एज इफ you are not interested, but that is the way to do scientific work, that's the way to do academic work. At the end of it, what you produce is not something that what you wanted to prove. What you prove,
produces what the sources and the data are showing. ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तटस्थ हुए बिना हम जो भी काम करते जाएंगे उसका अंत में शायद कोई मूल्य नहीं होगा। आज हमें वो कुछ प्रसन्न कर सकता है कि हमने ये भी कह दिया, हमने वो भी कह दिया, पर उस कहे हुए का कोई मूल्य नहीं होगा जब तक ये उत्साह रहेगा, उसमें वो दिखेगा, पर उसकी उस दूरगामी उसके प्रभाव नहीं होते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। एवरीबडी हु इज इन एकेडमिया knows that one has to be academically objective, but since we are in a new process और एक नई ऊर्जा है, एक नई एनर्जी है, इसलिए हमें ये याद करना जरूरी है कि हम क्या किस समस्या पर काम करेंगे वो हमारा निर्णय है, किस प्रकार के स्रोतों का उपयोग करेंगे वो हमारा निर्णय है। उसके बाद ये हमारा निर्णय नहीं है कि किस प्रकार इस पर काम करेंगे, वो उस पर काम करने का भारतीय तरीका जो है या विदेशी तरीका वो एक ही होता है, वो तटस्थता का ही ढंग होता है। इसके साथ जुड़ी हुई सावधानी जो बरतनी होती है उसका फॉर हिंदी में कैसे कहना है मुझे मालूम नहीं, पर मुझे लगता है शुचिता उपयुक्त शब्द है। एकेडमिक ऑनेस्टी, अकादमिक शुचिता, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब मैंने देखा है साइंस में तो थोड़ा इस पर ज़्यादा आग्रह किया जाता है। मैं साइंटिस्ट रहा हूँ, मैं जानता हूँ ऐसे से कि बेटी किसी ने 5 साल किसी विषय पर आंकड़े इकट्ठे किए और उनमें थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया आंकड़े करते हुए, क्योंकि आपके मन में ये है कि मुझे ये रिजल्ट निकालना है और लगता है कि इसको छोड़ देते हैं, ये जो दिखा है हमने कोई और, या इसको थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये अब भी होता है, साइंस में भी होता है, पर ये शुचिता वाला रास्ता नहीं है। और इस मार्ग से जो अंत में आपको रिजल्ट्स आते हैं, जो आपका शोध होता है, वो आज नहीं तो कल उसमें समस्या आ ही जाएगी। ये स्थापित हो जाएगा कि ये वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। शुचिता में ये भी होता है कि आप उतना ही कहें जितना आपके स्रोत और आपके आंकड़े कह रहे हैं, उससे अधिक नहीं कहें, उत्साह में भी नहीं कहें, उससे थोड़ा कम ही कहें, वो आवश्यक होता है। शुचिता दूसरी तरफ से भी होती है, एक तो ये शोधकर्ता की ओर से और शोध करवाने वालों की ओर से भी उसी प्रकार की शुचिता चाहिए होती है कि वो किस प्रकार के से आपके शोध का आकलन करें, किस प्रकार के शोध के लिए रिसोर्स की संसाधनों की व्यवस्था करें। तो सब स्तरों पर शुचिता आवश्यक है। ये उन लोगों को भी कहा जाएगा जो भारतीय दृष्टि से काम नहीं करना चाहते, पर जो आज मार्ग बदलना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम को नई रास्ते में ले जाना चाहते हैं, उनके लिए ये शुचिता और भी आवश्यक है, तटस्थता आवश्यक है, शुचिता आवश्यक है। और तीसरा, ये सब जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। अंग्रेजी में कहेंगे एकेडमिक रिगर, हिंदी में गांभीर्य उपयुक्त शब्द होगा, अकादमिक गांभीर्य। इसका अर्थ होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी जो तकनीकी डिटेल्स हैं और उसके लिए जिन प्रकार की तकनीकों की आवश्यकता है उन्हें आप जानते हैं। मैं 2-4 आखिरी ही है उनका आपने साग्रह अध्ययन किया है, उसमें आपने क्षमता प्राप्त की है। एक तो ये होता है। दूसरा, आपको ये जानना चाहिए कि किस संदर्भ में कौन सी तकनीक का उपयोग करना है। मैं जब पहले
स्कूल पूरा करके फिजिक्स की पहली क्लास में अपने कॉलेज में गया था। मुझे याद है, आज तक याद है। जिस पहली क्लास में जब मैं गया था तो मेरे फिजिक्स के जो अध्यापक थे, उन्होंने फिजिक्स में आमतौर पर पहला लेक्चर होता है मेजर्स पर, परिमाण पर, और उसने वो लेक्चर शुरू किया और उसने कहा कि ये हम इसलिए पढ़ाते हैं कि आपको मालूम हो कि किस संदर्भ में किस उपकरण का, किस विस्तार के उपकरण का आपने उपयोग करना है। और फिर उसने हमें कहा उस क्लास में कि हमारी जो बड़ी बूढ़ियां हैं, हमारे घर वाले लोग हैं, वो इसको जानते हैं। जैसे उसने कहा कि आपकी माँ, आप कभी नहीं देखेंगे कि वो भिंडी काटने के लिए कुल्हाड़ी ले आए, और आप कभी नहीं देखेंगे कि वो लकड़ी काटने के लिए चाकू ले जाए। तो ये बोध होना चाहिए कि किस तकनीक की आवश्यकता आपके काम के लिए है, किस उपकरण के लिए है। ये कहना मुझे आवश्यक आज इसलिए लग रहा है कि आज हम बहुत उत्साह में कि एआई आ गई है, हम सब जगह एआई का उपयोग कर लेंगे। गूगल डॉक्स आ गया है, हम सब जगह इसका उपयोग कर लेंगे। जहां जो काम एक दूसरे के समक्ष खड़े होके इंटरव्यू करके होगा, साक्षात्कार करके होगा, सोशल साइंस का जो काम, वो गूगल डॉक्स से नहीं होगा। और जो काम वर्ड प्रोसेसिंग से या एक्सेल से या उसके आगे जाने तो एसक्यूएल से हो जाएगा, उसके लिए एआई लाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अति उत्साह में होता है कि अब तो हमारे पास ये भी है, हम कर लेंगे। कि आप जिस विषय में आप लगे हैं काम करने, उस विषय के सब आयामों को आप जानते हैं, उसके सब आपने परखा है उसको, उसकी जो तकनीकें हैं उसमें आपके पास क्षमता है, कौशल है, और आपके पास ये बुद्धि है कि किस तकनीक का उपयोग कहाँ करना है, ये सब। और अंततः ये होता है कि जो भी आप अंत में रिजल्ट आप आ गए, आपने देख लिया कि मैंने ये सब कर लिया, विश्लेषण, ये सब आंकड़े इकट्ठे कर लिए, अब मेरा ये रिजल्ट है, मैं ये बताने जा रहा हूँ या बताने जा रही हूँ। तो उसको सब दृष्टियों से देखना होता है, किस दृष्टि से ये गलत हो सकता है। मैं जब फिजिक्स कर रहा तो मेरा एक साथी मुझे बताता था कि जब भी कोई गणना करो तो ये मान के चलना चाहिए कि इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट हैज गॉन रॉन्ग एंड गो बैक एंड चेक इट। तो उसके पहले आप सब ये छापने से पहले, कहने से पहले आप सब दृष्टियों से देख लें कि मैं जानता हूं, जानती हूं कि ये सब ठीक है। एक बात इस संदर्भ में बता के फिर मैं बंद करता हूं। मेरे एक अग्रज थे गिरिधर शंकर, ऊंचे चीनी ज्ञान के विद्वान थे, और एक दिन मुझे कहने लगे कि पता नहीं क्या दुनिया में क्या हो रहा है। मैं जब कोई पर्चा छापता हूं तो मैं कम से कम 20 बार उसको बार बार उसका परीक्षण करता हूं, डर लग, और उसके बाद भी भय लगा रहता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। और मेरी बेटी है कि धड़ल्ले से छापती है, तो ये धड़ल्ले से छापना हो जाता है पर उससे कुछ निकलता नहीं है। वो जो गिरिधर शंकर 20 बार सोचते थे नहीं रहे हैं, वो जो लिखेंगे वो स्थायी रहेगा। तो ये सभी प्रकार की तटस्थता, शुचिता, गांभीर्य, इन तीनों को लेके चलना है, क्योंकि हम बहुत बड़े काम पर निकले हैं। कि 70-80 साल से जो हो रहा है या उससे भी ज़्यादा, जब से शायद अंग्रेज आए तब से, अब जिस अंग्रेज आए तब से नहीं, पर 1860-70 के पास से, आसपास से
हम ये मान के चले हैं कि पश्चिमी तरीका काम करने का ही एक ही तरीका है, जो वो बता रहे हैं वही सही है और सब काम हम उसी दृष्टि से करते आ रहे हैं। अब हम उसको बदलना चाहते हैं। डीकोलोनाइजेशन का अर्थ तो यह है ना कि हम अब 120-30 साल के परंपरा को बदलना चाहते हैं। तो ये इसमें उत्साह तो चाहिए, पर ये कितना बड़ा उत्तरदायित्व है, कितना बड़ा हम काम करने निकले हैं, उसकी समझ भी हमें रखनी है और उस समझ के अनुसार अप्रोप्रिएट, उचित तटस्थता, उचित शुचिता, उचित गांभीर्य को प्राप्त करना है। करेंगे तो ये काम जो हम करने निकले हैं निश्चित हो जाएगा। शायद 5 साल में नहीं होगा, ये आमतौर पर ये जो दिशा बदली जाती है उसमें 20 साल लगते हैं, पर 20 साल तब लगते हैं जब पूर्ण गांभीर्य से हम उस दिशा में चलने लगते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता था। और समय होगा तो कभी आपको बताऊंगा कि हमने इन विषयों पर कैसे सोचा, कैसे काम किया, पर इन बातों का ध्यान रखिए। मैं जैसे पहले भी कहा था कि आयु भी है और ऐसे स्थानों पर भी रहा हूँ कि मैं आपसे ऐसी बात कर सकता हूँ। तो धन्यवाद। आदरणीय वी के मल्होत्रा जी। धन्यवाद आशुतोष जी। मुझे लगा कि शुरू के 2 सेशन के बाद, इनागुरल और उसके बाद के जो सेशन थे, उसमें जिस तरह से भाषा, शब्द, वाणी, प्रवाह वो सब फ्लो कर रहे थे, ये सेशन एक डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर चल रहा है अभी तक। डॉक्टर बजाज साहब ने इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के विषय में बात का। मुझे भी ये अवसर मिला कि मैं पहला शायद मेंबर सेक्रेटरी ऐसा था जिसको 2nd टर्म मिली और 2 टर्म मैंने वहाँ काम किया। देश की पॉलिसी के साथ जुड़ने का मौका मिला। मुकेश जी इस समय यहाँ नहीं है। जब उन्होंने ये विषय रखा तो मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इस विषय में कुछ बातचीत आपके समक्ष रखने की बात कहेंगे। लेकिन मुझे याद है कि पार्लियामेंट में एक सवाल हुआ 2017-18 में और पूछा गया कि साहब, टू व्हाट एक्सटेंट India has decolonized, or to what extent India is decolonizing itself. वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे गया। एक दिन मुझे फोन आया कि साहब ये सवाल है, इस दिन तक इसका जवाब देना पार्लियामेंट को। मुझे एक काम मिल गया। तो मैंने उस समय कुछ नोट्स अपने तैयार किए, कुछ लिखा पढ़ा और पार्लियामेंट के क्वेश्चन के जवाब में, जो क्वेश्चन था उसके जवाब में एक जवाब जो भारत सरकार की तरफ से गया वो दिया गया। मेरी कुछ मान्यताएं हैं और मैं जो बातचीत करने जा रहा हूं अगले 5-7 मिनट, क्योंकि मैं लंबी तैयारी से आया था कि विषय बड़ा है, शायद कुछ ज्यादा मौका मिलेगा बातचीत करने का, लेकिन समय की सीमा में अपनी बात करनी होगी। मेरे कई शब्द जो टेक्स्ट में, लिटरेचर में, पब्लिश्ड पेपर्स में, पॉलिसीज में जैसे जैसे अपीयर होते हैं उन्हीं शब्दों के साथ बात कर रहा हूँ। उसमें हिंदी, अंग्रेजी, इस भाषा की लिमिटेशन से बाहर जाकर के हम अपनी बातचीत करेंगे। शब्द बड़े क्लियर हैं, कॉलोनाइजेशन, औपनिवेशिकता। लंबे समय तक दुनिया में, खासतौर से वो देश जिनको अपने 200-300 साल का पता है खाली, उन्होंने सोचा कि दुनिया रूल की जा सकती है और उन्होंने रूल किया। उस रूल करने के प्रोसेस में
उन्होंने दुनिया को बार बार ये कन्विंस करने की कोशिश की कि हम रूलर हैं, आप रूल्ड हैं, हम सुपीरियर हैं, आप डेफिनेटली इंफीरियर हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि वो अपने 200-300 साल के इतिहास पे बात कर रहे थे। आपके लोगों ने या हमारे लोगों ने, जो हमारा लंबा इतिहास है, अभी डॉक्टर बजाज ने उस ओर इंडिकेट किया कि उस सीरियसनेस के साथ, उस रीगर के साथ, उस मेहनत के साथ, और बड़ा शब्द जो उन्होंने कहा, और मैं इस हॉल के सम्मुख वो शब्द जरूर कहना चाहूंगा, हम बात बहुत करते हैं लेकिन करते बहुत थोड़ा है। एक 140 करोड़ लोग नारा लगाएंगे तो बहुत दूर तक आवाज जा सकती है, लेकिन 140 करोड़ नारा लगा करके चुप बैठ जाएंगे तो 200 साल में जो लोग अपना इतिहास लिखेंगे वो आपका 5000, 4000, 2000 साल के इतिहास को धो करके रख देंगे। इसको निश्चित मानिए, और ये आपके साथ हुआ है। 3-4 शब्द, कैसे कैसे लॉ बने, कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स बने, अबव ऑल कैसा माइंडसेट बना। एक शब्द बार बार आता है लिटरेचर में कि गोरे साहब होते थे, वो ऐसा कॉलोनियलिज्म एस्टेब्लिश करना चाहते थे कि उनके जाने के बाद भी, एक शब्द आया है लिटरेचर में, ब्राउन साहब, कि भूरे साहब भी रहे। और हमारे लोग उस स्ट्रक्चर की वजह से, उन लॉज की वजह से, उस माइंडसेट की वजह से गोरे साहब की जगह ब्राउन साहब होते चले गए। उदाहरण, इंडियन पैनल कोड 1860, कब सरकारों ने हिम्मत दिखाई, कब लोगों ने उसके ऊपर पब्लिकेशंस किए, क्या लिखा गया, कैसे इसको बदला जा सकता है। 2 बड़े पिलर किसी भी देश के स्ट्रक्चर के, एक ब्यूरोक्रेसी और दूसरा जुडिशरी। इस पे पार्लियामेंट में भी बातचीत हो चुकी कि साहब ये जो शब्द है माय लॉर्ड का, ये कैसे अपीयर होता है, किस तरीके से पूरा सिलेक्शन का क्राइटेरिया डिसाइड हुआ इंडियन सिविल सर्विस के लिए, है ना। कौन कौन लोग छोड़ के गए, कौन कौन लोग उसमें लगे रहे, इसको बताने की जरूरत नहीं। जब देश आजाद हुआ तो सवाल बड़े थे कि जाना किधर है। एक मेंटालिटी है जिसके ऊपर लोगों ने कुछ रिसर्च करने की कोशिश की है। Shall I get a broke state? मुझे एक ऐसा स्टेट मिलेगा आजादी के बाद जिसके अंदर मैं ज्यादा चेंजेस करूंगा तो वो टूट सकता है। ये हमारा माइंडसेट था। मुझे इसलिए पुलिस के रिफॉर्म पे काम नहीं करना, पुलिस एक्ट ऑफ 1861, मुझे पैनल कोड पे ज्यादा काम नहीं करना, मुझे इस ब्यूरोक्रेसी को हाथ नहीं लगाना, मुझे इस जुडिशरी को हाथ नहीं लगाना। कैसे कैसे डिसीजन, किस भाषा के डिसीजन, हमने शायद कोशिश नहीं की। इस देश का एक अस्तित्व, एक एग्जिस्टेंस 1947 से या ब्रिटिशर्स के आने से पहले या उनके आने से बहुत पहले भी था। और वो हमें लगा, कॉलोनाइज्ड माइंड को जो कर हम रीड करें तो हमें लगा कि ये जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड हैं, चाहे लॉजिक के हों, चाहे साइंटिफिक नॉलेज के हों, हेल्थ के हों, प्रोग्रेस के हों, नॉलेज के हों, ये डेफिनेटली सुपीरियर है। मैं बार बार आर्ग्यू करता रहा और मैंने एक बार यूएनडीपी को भी लिखा कि साहब आप दुनिया, आदमी का डेवलपमेंट HDI डिफाइन करते हैं और उसमें एक
33% का पैरामीटर है लॉन्गेविटी का। तो अब जब आप लॉन्गेविटी को एक स्ट्रांग पैरामीटर मानते हैं तो फिर सभ्यता, देश और कल्चर उनकी लॉन्गेविटी क्या उनके डेवलपमेंट को कहीं एक्सप्लेन नहीं करता? बट हम आर्ग्यू नहीं कर रहे थे इस तरह से। हमें लगा कि भाई मैकॉले ही ठीक था कुछ हद तक, कि वी नीड अ क्लास, एन एलीट which is Indian in blood and color, but English in taste, opinion, moral and intellect. मुझे कहने में आपके सामने कोई I don't hesitate to say, largely हमारे मन में तो इच्छा है चेंज लाने की, लेकिन कहीं ना कहीं हम आज भी प्रभावित इन्हीं चीजों से होते हैं। बहुत सारे लोगों ने लिखा है इसके ऊपर। मैं एक उदाहरण देता हूं कि साहब कैंटोनमेंट मॉडल, पूरे देश में कैंटोनमेंट मॉडल बन गया कि अर्बन डेवलपमेंट कैसा होगा, हर जगह कैंटोनमेंट होगा, ओल्ड सिटी न्यू सिटी होगी, एक सिविल लाइन्स होगी। कैसे कॉलोनियलिज्म का स्ट्रक्चर बनता है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। ठीक, आपको समझ आ जाएगा साहब, जिन जिन जगह पे आप गए हैं सिविल लाइन्स होती है, एक ओल्ड सिटी, एक वर्ल्ड सिटी, एक न्यू सिटी होती है, कैसे अर्बन डेवलपमेंट का पूरा मॉडल बन रहा होता है। क्योंकि हमारे बड़े लोग भी कह चुके थे कि साहब ये जो स्ट्रक्चर है इट्स ए स्टील फ्रेम फॉर इंडिया। अब हिम्मत कहां से जुटती? कहने की जरूरत नहीं, दुनिया लिख रही थी। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, आपने देखा होगा वेनेजुएला के केस में भी क्या हुआ 1950-60 में, उससे भी पहले लैटिन अमेरिकन कंट्री के राउल प्रेबिश और हैंसिंगर ने जिस तरीके से थियोराइज किया और डिपेंडेंसी थ्योरी पे बातचीत की कि साहब एक सेंटर है, उसको पेरिफेरी क्रिएट करना है। फिर नियो कॉलोनियलिज्म पे जिस तरीके से बात आई, दुनिया के जो इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए, यूएन वगैरह या वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, उन्होंने किस तरीके से उस लाइन को टो किया, वो पूरा एक बहुत बड़ा वर्ग इस देश में लंबे समय तक कहता रहा हम ब्रिटिशर्स की बुराई कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, वैसा कह सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने इस देश को दिया भी है। जब वो ये बात कह रहे थे तो उनको अपने इतिहास का आभास नहीं था शायद। एक शब्द आया फिर लिटरेचर में, पब्लिकेशंस में, लेट अस स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज। हम लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करें, हिस्ट्री को स्टैंडर्डाइज करें। अभी डॉक्टर बजाज कह रहे थे रिसर्च के मेथड्स को स्टैंडर्डाइज करें। मैं लगातार कि भाई ठीक है, आपके विषय और उनके विषय हिस्टोरिकली डिफरेंट रहे हैं। जब आप अपनी मदर टंग में काम करते थे, किसी ने कहा बड़ी खूबसूरती के साथ कि आजादी के बाद भी और लंबे समय तक हम अंधेरों से निकल करके आए और उजालों में खो गए। हम चाहते थे डे लाइट देखी जाए, लेकिन साहब हमें उस डे लाइट में भी वो अंधेरा ही ढूंढना था। सवाल वो बड़ा है। अभी बातचीत चल रही है भारतीय न्याय संहिता पर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर, एनईपी पर। मैं उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि उतना समय नहीं है इनके ऊपर हम डिटेल में बातचीत करें। जब हम इंडिजिनस नॉलेज के थ्रू, मैं मैकॉले का स्टेटमेंट है और वो ऑन रिकॉर्ड है कि साहब मैकॉले इंडिया के बारे में क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई उन्होंने एक नोट लिखा और उस नोट में लिखा कि ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन से भारतीयों की जो शिक्षा की पद्धति है वो फार सुपीरियर है। यहां हो सकता है उनके पास डिग्री या सर्टिफिकेशन ना हो,
लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। लेकिन वो शायद हमें जो देना चाहते थे कि हम सेल्फ एप्रहेंसिव हो जाएं, खुद कोई डाउट से देखें, अपने भविष्य को एनविजन ना कर सकें, और हम उनके ही मॉडल को, जगह जगह ये बात फैला दी गई कि सब मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ये गिवन है और ये एक है और यही सब पर अप्लाई होता है। देयर कैन नॉट बी एनी फर्दर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो एक बड़ा, अभी भी चूंकि विषय वैसा है कि हम किस वोकैबुलरी में बातचीत करते हैं। मैं बार बार एक बात को कहने की कोशिश करता हूं कि साहब, जब हम अल्टरनेटिव मेथड्स की बात करें, जब हम रिसर्च में साइटेशंस की बात करें, कहने की जरूरत नहीं है। आज भी हम लोग इस बात में ज्यादा प्राइड महसूस करते हैं, ज्यादा गर्व महसूस करते हैं कि हमारा पेपर साहब फलां इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ। मेरे पास उतना समय नहीं है, मैं आपको एल्सवेयर की साइटेशन की क्या मैट्रिक्स है वो थोड़ा सा समझा पाता डिटेल में। जो साइटेशन आफ्टर साइटेशन और अपने जर्नल में पब्लिकेशन का कंटिन्यूअस साइटेशन जो है, वो डेफिनेटली उनके इंपैक्ट फैक्टर्स को एक बड़ी जगह देता है। लेकिन हम आज भी इस बात से, इसको कहने में ज्यादा गौरव अनुभव करते हैं कि साहब वहां पब्लिश हुआ है। ना तो हम अपने स्तर के ऊपर वैसी शुरुआत कर रहे हैं, ना हम उतने डीपर डिटेल्स में। कितने लोग हमारे ICSSR में हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि जानबूझ करके आप इंटरनेशनल साइटेशंस और नेशनल साइटेशंस को अलग करके, और फिर तीसरा साइटेशन लोकल साइटेशन है कि साहब आपकी यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हुई है आपने उसको भी साइट किया है, आपसे पहले क्या काम हुआ है। कितने लोग ऐसा कर रहे हैं। सवाल ये है कि कोई भी डिफिकल्ट रास्ता, मुझे प्रसन्नता है कि डॉक्टर बजाज ने उस तरफ एक वर्ड ऑफ कॉशन ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है और वो स्ट्रांगली है वहां पर, है ना, जिसे झंडा गाड़ना कहते हैं। तो वो झंडा गड़ चुका है, तो अब तो उस झंडे को आगे लेकर के चलना है। इशू वहां है। उतना समय नहीं है, मैं कुछ शब्दों में ही बात करूंगा कि कई बार हम कहते हैं कि साहब ये कॉलोनियलिज्म जो है हमारा स्किन डीप है। अब हमें सवाल करना पड़ेगा कि साहब ये स्किन डीप है या सोल डीप है। खाली स्किन पे बात निपट रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आत्मा में जाकर के बैठा हुआ है। तो आजादी के 75 साल के बाद भी हम ये बातचीत तो कर रहे हैं ना कि डीकोलोनाइजेशन कैसे हो। दूसरी बात, हमें हर चीज का वैलिडेशन वेस्ट से या नॉर्थ से चाहिए। भाई क्यों चाहिए आपको अपनी बात का वैलिडेशन? आपके लोकल एग्जाम्पल्स, ट्रांसलेशंस, academics in different languages, especially indigenous languages, और दो चीजें, oral knowledge and folk knowledge। कितना काम हम आगे बढ़ा पा रहे हैं इस पे? मतलब वो पेस कम है। हम बातचीत बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या उस तरफ हमारा सिंसियर एफर्ट भी आगे जा रहा है? कुछ लोगों ने कुछ काम किया, कुछ ने, जैसे धर्मपाल जी ने, सुबह भी चर्चा हुई, उन्होंने ब्रिटिश रिकॉर्ड से ही बातचीत की अपनी। मैं सरप्राइज हुआ जब मैंने अंगुस मेडिसिन का पहली बार काम देखा कि साहब उस आदमी ने हजारों पेज का तो वो पब्लिकेशन है जिसमें ये बातचीत की कि साहब 1750 या 1800 तक भारत और चीन दोनों मिला करके दुनिया के 55 से 60% GDP को ओन करते थे। भारत 25% से नीचे नहीं गया उससे पहले कभी भी। चीन और भारत में ऊपर 2-3% का डिफरेंस बना हुआ था। लेकिन इस बात को लिए भी हमें फॉरेन का रिसर्चर की जरूरत पड़ी, क्योंकि एक आदमी ब्रिटेन का इकोनॉमिक हिस्टोरियन आया, एंगुस मेडिसिन का, उसने वो प्रोजेक्ट लिया, है ना,
वो प्रोजेक्ट के ऊपर उसने 10 साल लगाए और 10 साल के बाद वो 1000 पेज का 1500 पेज का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया। हम इतनी बड़ी बड़ी चर्चाएं कर रहे हैं, हमारे पास ऐसा प्रोजेक्ट क्यों नहीं आ पाया, हमने क्यों नहीं अंडरटेक किया, ये बड़े प्रश्न है। धर्मपाल जी की बात, द ब्यूटीफुल ट्री, है ना। मैं ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड से एक से बात कर रहा हूं। एक फ्रेंच ने लिखा, फ्रेंड्स फैनन, द रेचेड ऑफ द अर्थ, और उन्होंने लिखा कि कॉलोनियलिज्म और कॉलोनाइज माइंड इज अ साइकोलॉजिकल डिसीज, मनोवैज्ञानिक बीमारी है ये। आशुतोष जी मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं बातचीत करने के लिए बहुत है। एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं 1 मिनट में। जिन लोगों ने कहा कि साहब ब्रिटिशर्स ने भारत के लिए बहुत किया, अभी 3-4 साल पहले 2022-23 के अंदर भारत की एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने ब्रिटेन में जाकर के उनके रिकॉर्ड लेकर के ये देखा और ये पाया, ये इसके ऊपर जो दादा भाई नौरोजी का काम था किसी समय पर, और उन्होंने जब लिखा अन ब्रिटिश, तो वो अन ब्रिटिश क्यों लिख रहे थे, कोई क्वेश्चन ही नहीं करता। दूसरी बात, ये जो काम हुआ अभी 22-23 में, ये था कि ब्रिटिशर्स ने क्या दिया, ये लिया भारत से, और उनकी फाइंडिंग ये है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हैं सारे। फाइंडिंग ये है कि ब्रिटिशर्स ने उस रूल के दौरान भारत से, आज की तारीख में जो कर हम बात कहें तो हमारी जो इकोनॉमी का साइज है जीडीपी के टर्म्स में 4.1 या 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने पीरियड के अंदर भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर्स जो है आउटफ्लो हुआ। बट अगेन हमारे एक अर्थशास्त्री को ब्रिटेन जाना पड़ा, वहां से प्रोजेक्ट मिला, 4-5 साल उसके ऊपर काम हुआ। एक एंगुस मेडिसिन के वर्क को मैंने ऑलरेडी रेफर किया है। तो मेरा मानना ये है, अभी भी आप देखेंगे, मैं इसको एक एसोसिएशन और आपके सोचने के लिए दे रहा हूं, चर्चा करेंगे तो विस्तार से फिर बातचीत होगी कि साहब 10 लाख भारतीय इस समय दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के अंदर हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। भारत सरकार का पूरा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बजट 1,33,000 करोड़ है। आरबीआई के डाटा से बात कर रहा हूं, जो भारतीयों का टोटल एक्सपेंडिचर है फॉरेन एजुकेशन के ऊपर, वो 10 लाख करोड़ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है। अब आप सोचिए कि आपकी टोटल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बजट क्या है, उसका 45% हायर एजुकेशन पे चलता है। रिसर्च की मैं बातचीत करूं तो पूरे बजट का हमें मालूम है कि 0.69% अपने जीडीपी का, उस पर विस्तार से कल चर्चा करेंगे या परसों जब भी वो सेशन होगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी किस नेचर की है। लेकिन विषय गंभीर है। आपके पास पैसा है लगाने के लिए, लेकिन आपके लोग लगा कहाँ रहे हैं। तो जो डीकोलोनाइज है, जब तक आप समझेंगे नहीं अपनी इंस्टीट्यूशंस, ये देश था जहाँ लोग बाहर से पढ़ने आते थे। आप तक्षशिला नालंदा जाएं तो वो सब समझ आती है कि कहाँ से लोग आते थे। आज आपका ही देश है कि हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाता है। हमें अपने इंस्टीट्यूशन, अपनी मेहनत, अपने पब्लिकेशंस और अपने एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, इनको सुधारे बगैर डीकोलोनाइज नहीं हो सकते। इसको उतार फेंकना है तो इन सबको ठीक करना होगा। धन्यवाद। प्रोफेसर आनंदवर्धन जी। ओम यज्ञम दधे सरस्वती सर्वेभ्यो आचार्यभ्यो नमः। सत्राध्यक्ष आदरणीय भटनागर जी, हमारे पूर्व के 2 विशिष्ट सुविज्ञ वक्तागण और ये जो समस्त याज्ञिक वातावरण के पुरोधा और ऋत्विक आचार्य हैं हमारे अभिन्न मित्र श्री मुकेश मिश्र जी, सभा मध्य उपस्थित नारायण व्यास जी, मेरे मित्र मनोज
डॉक्टर मनोज, हमारे बहुत सारे साथी, हमारे छोटे भाई, मैं एक बिंदु उपनिवेशीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया का लेना चाहता हूं। यह कोई नूतन प्रयत्न नहीं है, हमें विभ्रांति नहीं पालनी चाहिए। सुसम्यक यदि आप ऐतिहासिक विमर्श करेंगे तो पहले तो मैकाले अकेला अपराधी नहीं था। मैकाले से सैकड़ों साल पहले भी कोई बाल्डियस था। उसके पहले भी भारत के ज्ञान को प्राप्त कैसे किया जाए और उसका परिष्कृत यूरोपीय संस्करण कैसे प्रस्तुत किया जाए, इसका भी एक, हम कहते हैं, षड्यंत्रिक काल है, पीरियड ऑफ कॉन्स्पिरेसी है। क्योंकि कोई वास्को डिगामा भटक के भारत नहीं आया था, कोई डच भी भटक के भारत नहीं आया था, ये भटकाव नहीं था। यूरोप में एक वातावरण खड़ा किया जा रहा था। केरल के संगम ग्राम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, जष्टदेव और माधव की वैज्ञानिक कृतियां पर यूरोप में कहीं ना कहीं बहस शुरू हो चुकी थी और यूरोप के पुनर्जागरण के कई बिंदु छुपे हुए हैं। पुनर्जागरण से रेनेसां टू इनलाइटनमेंट की जो यात्रा है, उसमें भारत के ज्ञान की तत्वार्थ दृष्टि पर बहस है और यूरोपीय आवरण को चढ़ाने का प्रयत्न है। इसलिए यदि आप डीकोलोनाइजेशन की बात करेंगे तो दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको कभी राजशेखर ने, संस्कृत के एक आचार्य ने, किस कारण लिखा मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो तत्वार्थ दृष्टि विकसित करो, इसके बिना कुछ संभव नहीं है। हम आप सभी रिसर्च में हैं, हम लोग जानते हैं, हम मानते हैं, और आज मुख्यमंत्री जी ने बड़ा कहा कि यह आमोद और प्रमोद का काल होता है और उसमें औत्सुक्य, उत्कंठा, जिजीविषा, सब शक्तियां कैसे मिलती हैं। यहां शिवम दुबे बैठे हैं, शुभम जी बैठे हैं, मुझे पता है पुरातत्व क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में कितना संघर्ष है और वो कितने उत्साह से बता रहे थे, भैया हमने क्या देखा है, कल चलेंगे, आपको साइट दिखाएंगे। तो मैं ये बता रहा था, एक प्रतिक्रिया, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पंडित रामराज। मोबाइल कहां से आ रहा है भैया? ये पंडित रामराज पहला व्यक्ति है जिसने कोलोनाइजेशन के खतरे को भांप लिया। प्लीज मोबाइल बंद कर दीजिए, चार्जिंग से हटा दीजिए। ये व्यक्ति कौन था और कैसे इस व्यक्ति ने आज नहीं, 7-8 साल पहले नहीं, अब मैं बहुत बेबाक हूं तो कहूं 2014 भी नहीं, यह व्यक्ति 19वीं शताब्दी के आरंभिक चरण में ज्ञान के औपनिवेशीकरण के खतरे का दुष्प्रभाव भारत पर क्या हो सकता है, इस पर लेखन शुरू किया। इस पे संगोष्ठियां आयोजित की और सबसे पहला खतरा कहां था? लक्ष्मैया ब्रदर्स को लेकर दक्षिण भारत का दस्तावेजीकरण कर रहा था, डॉक्यूमेंट कर रहा था और यूरोप को उसने एक सूचना भेजी थी, इंडिया इज डॉटेड विथ जंगल्स एंड हिल्स। मैं केवल उदाहरणात्मक कुछ एक बातों को रखूंगा। जैसे एक प्रोफेसर सीले ने कहा था कि इंडिया इज ए ज्योग्राफिकल connotation, it is a geographical nomenclature। भारत केवल एक भौगोलिक अवधारणा है,
राष्ट्र के रूप में कोई अवधारणा नहीं है, कोई सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। यूरोपीय लोगों ने एक मानक चुना कि ये इनके जो विशाल मंदिर हैं, यह इनके स्वदेशीयता के एक सुस्पष्ट विराट प्राकाट्य हैं, और इसलिए स्वदेशीता पर पहला हमला बोलो कि तुम्हारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारे स्थापत्य, तुम्हारी वास्तु, तुम्हारी वस्तु विद्या, तुम्हारी कला तुम्हारी नहीं। ये डिस्कोर्स वहां से शुरू हुआ। इसलिए मैंने कहा, आप मैकाले की बात करते हैं, वारेन हेस्टिंग्स की बात नहीं करते, हमारे विचार वाले भी नहीं करते। उससे बड़ा घातक जोनाथन डंकन था, उसकी बात नहीं करते। कैसे था वो? बनारस जाके संस्कृत विद्यालय क्यों खोल रहा था? ये वो पहला व्यक्ति है कहता है कि संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। उसके पहले इतिहास में किसी ब्राह्मण ने नहीं कहा यह बात। इसलिए दोषी केवल मैकाले नहीं है, उससे बड़ा दोषी जोनाथन डंकन है, और उससे बड़ा दोषी जेम्स प्रिंसेप है। यह आपको समझना पड़ेगा। हम एक दोषी के ऊपर केंद्रित हो गए। यह हमारी अपनी सोच की संकीर्णता भी है। तो आइए हम पंडित राज को थोड़ा याद कर रहे हैं। रामराज ने एक हिस्ट्री ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर लिखा। ये व्यक्ति अंग्रेजों के साथ न्याय शासन में काम कर रहे थे। यह आवश्यकता क्या पड़ी कि इन्होंने हिंदू आर्किटेक्चर की बात की? इसलिए की और बड़े संवेदनशील रूप में की, क्योंकि जिस बाल्डियस का मैंने नाम लिया, उसने लिखा कि इन इंडियन आर्ट द मोस्ट सब्सटेंशियल एलिमेंट इज इरोटिसिज्म, सेंसुअलिज्म, वॉलुप्चुअसनेस। दे क्रिएटेड सेडक्टिव सेक्सुअल इमेजेस। आपके संस्कृति का खंडन दो बिंदुओं पर किया जा रहा था। मंदिर संस्कृति का, एक देवदासी प्रथा और दूसरा मंदिरों के ऊपर उत्कीर्णित काम शास्त्रीय प्रतिमाएं। ये मैकाले से पहले हो रहा था। यूरोप अपने को तैयार कर रहा था। आप अपनी तत्वार्थ दृष्टि वहां ले गए हैं क्या? आपके विश्वविद्यालय ने सोचा है क्या मैं भी किसी विश्वविद्यालय का प्राध्यापक हूं? मुझे मालूम है विश्वविद्यालय कितने पद दलित हैं, और विश्वविद्यालयों में शोध का समुपयुक्त वातावरण नहीं है। मैंने विश्वविद्यालय पर विश्वविद्यालय छोड़ा, क्योंकि मेरी पीएचडी प्यूरिफिकेटरी रिचुअल्स पर केंद्रित जहां हो रही थी कि मंदिर में होने वाले कर्मकांडों में संरक्षण की विधियां हैं, यह स्वीकार्य नहीं हो रहा था। यह भी विडंबना है। तो रामराज के बाद एक ऐसी स्थिति थी देश में कि ज्ञान परंपरा का जो विदेशीकरण हो रहा है, उससे आप कैसे लड़ेंगे? एक नाम हमारे पास है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, भाऊ दाजी लाड, जिनके नाम पे मुंबई में एक संग्रहालय भी है। और भारत को जानने और समझने वालों को इस फर्स्ट मॉडर्नाइज्ड पंडित के बारे में जरूर जानना चाहिए। इसके पहले मैं एक बात बता दूं कि कोई ब्राह्मी की खोज किसी जेम्स प्रिंसेप से संभव नहीं थी। वो पंडित रामलोचन था जिसने वो श्रेणी बनाई, वो घटता हुआ क्रम बना के मिट्टी के प्लाक पे उसको समझाया कि वर्ण क्रम में अंतरण कैसे हो रहा है। लेकिन क्रेडिट मिली जेम्स प्रिंसेप को। ऐसा नहीं उसका उनका योगदान नहीं है, योगदान है, किंतु पंडित रामलोचन गौड़ है, उसका नाम हम पुरातत्व में नहीं जानते। ये जो दूसरे व्यक्ति थे, इन्होंने 1851 में इंग्लैंड में एक एग्जीबिशन हुआ। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, मैं 2 घंटा बोलने का आदी हूं वैसे, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय में 2 घंटे का क्लास होता है। शुभम जी झेल चुके हैं उस विश्वविद्यालय को, और हमारा क्लास नित्य सर 3 लगातार होता है, 3:45 तक 9 बजे सुबह से लेके, थोड़ा बीच में गैप है, तो इसलिए मुझे पूरा अभ्यास है। और मैं बहुत थिएट्रिकली नाचते गाते हुए पढ़ाता हूं, तो इसलिए मुझे कोई थकान भी नहीं होती है। तो अंग्रेजों ने एक एग्जीबिशन किया, ग्रेट एग्जीबिशन, और उस एग्जीबिशन में क्या लिखा, क्या कहा,
वो जानना जरूरी है आपको। उसने कहा कि इंडिया इज एपी सेंटर ऑफ द ओरिएंटल कल्चर। भारत पूर्व की दुनिया के संस्कृति का अभिकेंद्र तो है। इंडिया सेंट्रिक रिसर्च वो भी कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। जो पहला संभाषण एशियाटिक सोसाइटी में हुआ है उसमें कहा गया है कि देयर विल बी इंडिया सेंट्रिक रिसर्च। भारत वहां भी केंद्र में है, लेकिन किस रूप में केंद्र में है यह जानने की आवश्यकता है। यह 1851 में लिखा गया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज a static economy, therefore it has a static culture, a dormant culture. Indians had no sense of cultural progression and scientific progression. ये वो खतरनाक बिंदु है कि आपके ज्ञान परंपरा की जो प्रस्तुति है, देखिए वो दिखा रहा है 1851 में, कैरियजेज, कार्ड्स, बुलॉक कार्ड्स, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल वेपन एंड ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ मैनुअल क्राफ्ट। शिल्प की तमाम वस्तुएं सजा दिया गया। एक भारत पेवेलियन बनाया गया। उस पेवेलियन ने कहा कि यूरोपियन जो सोसाइटी है वो एक साइंटिफिक सोसाइटी है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी है। उनकी अर्थव्यवस्था एक डायनेमिक अर्थव्यवस्था है। उसकी तुलना में भारत स्टैटिक है, अनप्रोग्रेसिव है, पारंपरिक है, ऑर्थोडॉक्स है, पैरोकियल है, और भारत में विकास की संभावना भी नहीं है। भारतीयों के पास वैसा मस्तिष्क भी नहीं है। हालांकि सबसे ज्यादा अंग्रेज लोग भारत के पेवेलियन देखने के लिए गए थे, क्योंकि वहां जो हस्तकर्म का सौंदर्य था उससे अधिक सुंदर कुछ भी नहीं। इस भाऊ दाजी लाड ने एक प्रयत्न किया और दुनिया के समक्ष लाने की कोशिश किया कि इंडिया हैज इवॉल्व्ड इंडस्ट्रीज which were in historical period very different from the factory system of the Europeans. भारत में उद्योग है, लेकिन यह उद्योग यूरोपियों की फैक्ट्री सिस्टम से भिन्न है। और उन्होंने पहली बार इंडस्ट्रियल आर्ट ऑफ इंडिया को प्रोजेक्ट करने का प्रयत्न किया। आपको ये बताएं कि एक डॉक्टर थे और उस समय भारतीय 100 को नहीं छूते थे चिकित्सा विज्ञान में। ये पहले हिंदू थे जो यूरोपीय प्रकार की चिकित्सा प्रणाली सीखने के लिए गए थे, और इन्होंने उस प्रणाली को छोड़कर योग और आयुर्वेद की ओर अपनी दिशा कर ली, और ये एपिग्राफिस्ट भी बन गए। और इसी श्रेणी में भगवान दास इंदर जी भी थे। यानी कि जो फर्गुसन, कॉलब्रुक, जेम्स बर्जेस, कनिंघम, इनका जो भारत खोज था, इसमें जो एक औपनिवेशीकरण की प्रकृति थी, प्रवृत्ति थी, उसका विरोध भारत ने शुरू कर दिया था। और आज जब हम डिकोलोनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें यह विमर्श को जरूर शामिल होना चाहिए। मैं बताऊं कि हम भले ही कहें कि नालंदा की खोज किसी कनिंघम ने की है, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी मानते हैं, लेकिन 1822 में एक पंडित श्रीनिवास ने नालंदा पे विस्तृत लेख छापा था जो एशियाटिक जर्नल में छपा था, और ये कनिंघम से कई दशक पहले की घटना है। आखिर ये पंडित श्रीनिवास कौन था और इसने नालंदा पर लेख क्यों लिखे थे, और इन्होंने नालंदा के ऊपर कोई एक गौरवशाली लेख शब्दाडंबर से नहीं सजाया था। उसने उसके ऊपर पुरातात्विक विमर्श की आवश्यकता के ऊपर भी बल दिया था। आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटिश काल में हमारा बौद्धिक संघर्ष मैकाले या अन्य मनुस्मृति पर किसने जोर दिया? हमारे यहां तो अपरार्क, विज्ञानेश्वर, जिमुतवाहन, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति, न जाने कितनी स्मृतियां हैं, लेकिन एक गौण स्मृति को विवादों में किसने लाया? ये कोड ऑफ हिंदू लॉ लिखवाने वाला कौन था, और कोड ऑफ हिंदू लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? इस्लाम के पैरेलल, क्रिश्चियनिटी के पैरेलल कुछ क्रिएट करना था। वो धर्म की सार्वभौम सत्ता की स्मृतियों से परे एक स्मृति कानून की दृष्टि से गढ़ी जा रही थी, ताकि भारत को विवादों में डाला जा सके। प्रतिक्रिया इन सब के वैदांतिक स्कूल में
इंडिया सेंट्रिक कैसे, भारत उन्मुखी, वेदोन्मुखी शिक्षा किस प्रकार की होगी, यह विषय समाहित था। मैं कुछ नाम के साथ इस संभाषण को समाप्त करूंगा। इंग्लैंड में आनंद कुमार स्वामी जैसे जियोलॉजिस्ट ने जब भारतीय उपमहाद्वीप की कला, उनकी संस्कृति, उनके उद्योग, उनके साहित्य, उनके सोच, इन सब के विरुद्ध एक व्यंग्यात्मक दृष्टि देखी तो वो श्रीलंका आए, सिगिरिया आए, अनुराधापुर आए और उनको लगा कि हमें भारत के उस महान कलावितान में जाना होगा जहां से हम बुद्ध को समझ पाएंगे, जहां से इंद्रलोक की अप्सराओं के जलावतरण के दृश्य को हम समझने में सक्षम हो सके। और इसलिए वो भारत आकर क्या कर रहे थे, वो डिकोलोनाइजेशन का प्रयत्न है। जब वो नेशनलिज्म एंड आर्ट लिखे, वो डिकोलोनाइजेशन का प्रयत्न है जब उन्होंने डांस ऑफ शिवा लिखा और तमिल के संदर्भों को भी लिया। उड़गए विलगम इस पुस्तक का नाम है। तब तक कश्मीरी साहिब स्कूल पर बहुत पुस्तकें आई नहीं थी, लेकिन भारतीय साहित्य में भारत की कला दृष्टि, भारत की विज्ञान दृष्टि को ढूंढने का जो प्रयत्न है, अन्वेषित करने का प्रयत्न है, आज वो रुका हुआ है। आप ये मत सोचिए कि 75 साल में कुछ नहीं हुआ तो उसकी कारण आप सरकारों को गिनवाइए। ये मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, वो आप अपनी आत्म प्रवृत्तियों की भी खोज कीजिए। सरकारें बदलेंगी, कल हो सकता है फिर सरकार बदल जाए, आप बैठ जाएंगे क्या? हमारी ही विचारधारा के में कुछ टकराव के बिंदु आ जाए किसी कारण से, तब आप अपना विचार बदल लेंगे क्या? आप अपनी सोच की प्रवृत्ति खो देंगे क्या? आपका सामना आज किससे है? क्या आज कोलोनाइजेशन जारी नहीं है? जारी है। अलीगढ़ हिस्टोरिकल सोसाइटी, अलीगढ़ हिस्टोरिकल सोसाइटी हमारे अपने संस्थागत विचारों के दृष्टि के विरोध में हमसे ज्यादा छापता है, याद रखिए। वहां बैठा कोई इरफान हबीब या उसके द्वारा खड़ा किया गया एक वर्ग, कोलोनाइजेशन की एक दृष्टि आपने रखी है कि अंग्रेजों ने कोलोनाइज किया, अरे वो तो चले गए। और अंग्रेजों ने तो अपना जो कॉलोनियल हैंगओवर था थोड़ा उतार भी दिया, लेकिन वो जो अलीगढ़ हिस्टोरिकल सोसाइटी है, आप उसकी किताबें पढ़े हैं क्या? वो मानता यह है कि 10वीं शताब्दी में किसी धर्म के आगमन से भारत में विज्ञान की नई दीपशिखा जल पड़ी। आपको कागज नहीं पता था, आपको तो पेंसिल नहीं पता था, आपको तो स्याही भी नहीं पता था, आपके पास पर्शियन व्हील कहां था, आपकी अजंता की पेंटिंग में चटकल कहां है कपड़ा बुनने वाला। और उसने खड़ा किया एक मिडीवियल कोलोनाइज्ड इंडिया का स्वरूप। आप उससे भिज्ञ हैं क्या? अरे अलीगढ़ से बाहर निकले हुए लोगों ने कहा कि हम तो 32 दांत के बीच में जीव थे। साहब, कब ने आप उसके अगेंस्ट लिखा? आपने नहीं लिखा है। आपके शोध के प्रक्षेत्रों में अलीगढ़ हिस्टोरिकल सोसाइटी को कंट्राडिक्ट करने की कोशिश कहां हुई है? और आपके देश में यूपीएससी ने वहां से सवाल पूछने लगे और विद्यार्थियों की व्यवस्था बना दी कि आप इन किताबों को पढ़कर यदि उत्तर लिखते हैं, मैं एक बात बता दूं, वामपंथियों में भी बहुत दल रहे हैं। हरिवंश मुखिया का वामपंथ अलग है, आर.एस. शर्मा का वामपंथ नेक्सलिस्ट मार्क्सिज्म का वामपंथ है, और अलीगढ़ का वामपंथ अलग वामपंथ है। वामपंथ में भी कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। या तो आप मिलाकर एक कर देते हैं या समझने में भूल करते हैं। और आर.एस. शर्मा ने क्यों नहीं अलीगढ़ स्कूल से जोड़ा, जी.एन. झा ने क्यों जोड़ा, उसके भी कारण है। जेएनयू में हरिवंश मुखिया का अपना
वामपंथी दृष्टिकोण है। और ये वामपंथ वहां से चलता है जहां से रिसर्च के पैसे मिलते हैं, इनकी भक्ति उनके प्रति रहती है। तो वो एक अलग कॉलोनाइजेशन मॉडल है। एक कॉलोनाइजेशन मॉडल अलीगढ़ स्कूल का है, वो आपको कॉलोनाइज बनाता है। एक कॉलोनाइजेशन मॉडल जेएनयू के वामपंथी स्कूल का है, वह आपके दिमाग का औपनिवेशिकीकरण करता है। सोचना आपको है कि आप किन किन औपनिवेशीकरण की शक्तियों को आज तोड़ने में समर्थ हैं। इन शब्दों के साथ जय वाग्देवी, जय भारत। इस सभागार में भी एक इतिहास लिखा गया। मैं बैठा हुआ था चुपचाप, मुझे भी पर्ची दी गई। तो चुप बैठे आदमी को पर्ची दी जाती है, ये इतिहास यहाँ हुआ। तो प्रश्नों के लिए भी यही सिद्धांत लागू है। तो भी मुझे लगता है एक एक प्रश्न सेंटर, लेफ्ट और राइट से ले लेते हैं। तो बस एक एक प्रश्न कहीं से भी शुरू करें, एक इधर से लीजिए, कोई भी अगर लगता है तो, नहीं तो किसी को माइक है अगर तो तेजी से दे दीजिए, किसी को चाहिए तो हाथ खड़ा करें तो माइक आ जाएगा। इधर दीजिए, एक इधर सेंटर और राइट में से कोई इधर इधर इधर, लेफ्ट टू सेंटर है ये। हेलो, मंचासीन आदरणीय गुरुजनों को प्रणाम। मैं गौरव बिलथरिया, गवर्नमेंट कुसुम कॉलेज सुनी मालवा में गेस्ट फैकल्टी हूँ और जामिया मिलिया इस्लामिया में मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का शोधार्थी हूँ। मेरा प्रश्न ये है सर, आप सभी के लिए, कि भारत में जो डीकॉलोनाइजेशन करने की एक जो वेला जो चल रही है अभी भी, उसमें हमें जो एआई है, एआई के ऊपर भी दृष्टिगोचर करना चाहिए। मैं अपने जो विद्यार्थी हैं उनसे अक्सर ये पूछता हूँ कि एक आइडिया ऑफ इंडिया, ये हमारे सिलेबस में एक टॉपिक आता है पढ़ाते समय, आप इसको एआई करिए, भारत क्या है, भारत का मीनिंग क्या है। तो वो भ्रा और रत मतलब जो सीकर ऑफ नॉलेज या फिर बेरर ऑफ ह्यूमैनिटी, इसका भारत का ये मतलब एआई बताता है। और ये जो है हमारी पुस्तकों में नहीं लिखा हुआ। और वैसे ही एआई ने, जैसे गिटहब पे जो एक डिस्कशन चालू हुआ, कई एआई जो एपीआईज थे, उन्होंने जो फिलोसॉफिकल डिस्कशंस किए, वे इंडियन फिलोसफी, सांख्य, योग, न्याय, उसकी तरफ वे निरंतर जो है वे मुखाग्र होते जा रहे हैं और वे मानते भी जा रहे हैं। प्रश्न सनातन प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न क्या है आपका? मेरा प्रश्न ये है सर, कि इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ये जो वो बता रहे हैं ये किसी एक राजनीतिक विचार के कारण बता रहे हैं कि क्योंकि फ्यूचर में जाके वो लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, या फिर वे साधारणतः मतलब ज्ञान के जो मतलब उसको वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं एआई, वह उसको समझने के बाद सत्य बता रहे हैं। क्या ये सत्य बता रहे हैं? किससे प्रश्न है? किससे प्रश्न है? मेरा सभी से प्रश्न है। अच्छा, चलिए एक सेंटर से, आप तैयार हैं तो आप दीजिए, प्रश्न करिए, संक्षेप में करिए प्रश्न। सर नमस्कार, मैं एक बार खड़े होकर बाकी को जरा चेहरा दिखा देंगे तो नहीं तो पता नहीं चलता किधर से आ रहा है प्रश्न। नमस्कार, मैं शिवम दुबे, एक पुरातत्ववेत्ता हूँ। पिछले 12-14 साल से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काम कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न स्पेशली आनंद सर से है और अग्रवाल सर से है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मल्होत्रा सर, सॉरी। मतलब हम लोग काफ़ी डिकोलोनाइजेशन की बात करते हैं, बहुत सारी बात करते हैं अबाउट रिसर्च और इंटेंट, एथिक्स, प्रोबेबिलिटी और बहुत सारी चीज़ें हैं। बीइंग अ पीएचडी रिसर्चर ऑल्सो, आई कांट क्लेम माई सेल्फ कि मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, क्योंकि आई फील लाइक स्कॉलर इज़ अ वेरी ह्यूज सब्जेक्ट। तो हम इम्पैक्ट फैक्टर और स्कॉपस के लिए जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेशन है। इंडिया के अंदर हम लोग काफ़ी बात करते हैं कि हमारे पास जर्नल्स हैं, हमको ऐसे लिखना चाहिए, ये करना चाहिए, बट समवेयर वी फील कि हमारे पास जो जिस तरीके का इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल जैसा लाइक वहाँ पर विदेशों के अंदर जो होते हैं,
वैसा हमारे पास तो नहीं है। एक चीज़ कि हम सिर्फ बात करेंगे कि हमारे पास में कुछ ऐसे सोसाइटीज़ या फिर जर्नल्स का हम डेवलपमेंट करेंगे जो इस तरीके से इम्पैक्ट फैक्टर और स्कॉपस के अंदर आए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ पे जो PhDs हो रही हैं और PhD के जो टॉपिक्स हो रहे हैं, ये बाकी जो बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक ऑक्सफोर्ड हो या फिर कैम्ब्रिज हो, वहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक को पर्टिकुलर टाइम पे डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर उसको परखा जाता है। हमारे यहाँ PhD होती है कि फलाना संग्रहालय में रखी हुई शैव मूर्तियों का अध्ययन। आई फील लाइक कि इससे स्पीकिंग ऑन डिफरेंट प्रॉब्लम्स। थैंक यू। ठीक है, बीच से भी कोई है? हाँ, बस एक बस पहले ये 3 के प्रश्न उत्तर दे दीजिए, उसके बाद फिर वहीं से दे दीजिए सामने। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय शेखर हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। रिसर्च की तमाम बातें हो रही है, लेकिन बेसिकली शोधार्थी के साथ, अध्ययनकर्ता के साथ मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो मेरा अनुभव कई संस्थानों के साथ मैंने अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम किया, और मेरा अनुभव है और शायद सब लोगों का अनुभव है, सुबह मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे, तो रिसर्च के लिए जो चीजें इवन सोशल साइंस रिसर्च में जितने संसाधन की आपको जरूरत है, जितने फंड की जरूरत है, वो तो नहीं है, कम से कम मेरा अनुभव है, बाकी लोगों का भी अनुभव होगा। फिर जिस मुद्दे से हम लड़ रहे हैं, अभी आप कह रहे थे कि अलीगढ़ में जो हो रहा है, वहां जो फंडिंग होती है और आपके पास जो फंडिंग है, उसका सॉल्यूशन कैसे हो, और ये जो रिसर्च का जो माहौल नहीं है, फंडिंग नहीं है, उसका व्यवस्था नहीं है, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए। और मेरा सवाल यही है, आप ICSR में रहे हैं सर, आप भी रहे हैं, तो इसका क्या जवाब हो, कृपया इसे देने की कोशिश करें। दोनों का प्रश्न एक ही है और कल इस पर पूरा एक सेशन होने वाला है, इसलिए उस पर बहुत दोहराने की जरूरत नहीं है अभी। पहला जो क्वेश्चन था AI से रिलेटेड, कहाँ है वो? 2 बातें साफ समझिए। मुझे मालूम नहीं कि आप में से कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया उस आइडिया के साथ। जो कर हम साइंस के रिसर्च के ऊपर बात करें, नंबर 1, और नंबर 2 फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी रिसर्च के ऊपर हम बात करें, डेटा के ऊपर। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले ही इकोनॉमिक्स के अंदर मॉडल के ऊपर देख रहा था कि साहब AI हमें क्या हेल्प करता है, तो ये पक्का जानिए कि आज की तारीख में AI साइंटिफिक रिसर्च के अंदर और एडवांस लेवल पे तो बहुत ज़्यादा। दूसरी बात, जहाँ फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं या फाइनेंशियल एनालिसिस इन्वॉल्व है या मॉडल्स के ऊपर बातचीत चल रही है, वहाँ आज AI कहीं भी नहीं खड़ा हुआ अभी, नंबर 1। तो वो आपकी बात का कुछ जवाब दे रहा है। AI में आप मशीन को लर्न करना सिखाते हैं। लर्निंग की पूरी प्रोसेस क्या है कि जो डाटा उसको आपने जो डाटा से एक्सपोज किया है, वो उस डाटा से लर्न करती है, और आगे जो डाटा आप डालते रहते हैं या फाइंडिंग्स डालते हैं, तो उनसे वो फर्दर अपने आप को एनरिच करता है। आप उसको लास्ट वर्ड ऑफ द वर्ड बिल्कुल मत मान के चलिए। मैं आपको, आप जब ठीक समझेंगे तो मैं 1-2 आर्टिकल आपको, मुझे अपना मेल ID दे दीजिएगा, मैं आपको आर्टिकल भेज दूंगा इसी एस्पेक्ट के ऊपर। जहाँ तक फंडिंग है उसके ऊपर पूरा सेशन है, और मैं एक ही लाइन में बात कह रहा हूँ, किसी भी फंडिंग को, खासतौर से इंडिया के कंटेक्स्ट में, किसी भी फंडिंग को एब्सोल्यूट अमाउंट से मत देखिए, नंबर 1। दूसरी बात, जब भी आप फंडिंग को व्यू करें तो फंडिंग को उसकी प्रोडक्टिविटी के साथ व्यू करना चाहिए। बड़े बड़े देश जो ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, वो प्रोडक्टिविटी को लेकर के हमसे ज़्यादा अच्छा कंसर्न रखते हैं। इस बात को गहराई से समझने की ज़रूरत है। आपका प्रश्न था, एक बार रिपीट कर देंगे, एक लाइन में ही खाली। आ गया आपकी बात। आपने ये बात कहा, मैंने अपनी बातचीत में वो बात कही थी। देखिए, जो साइटेशन है और इम्पैक्ट है, तीन वर्ड्स हैं। साइटेशन एक शब्द है, इम्पैक्ट एक अलग है, और फिर रिसर्च का आउटकम, ये बिल्कुल तीसरा शब्द है।
हमें कहाँ फोकस करना है ये हमारे समझने का विषय है, एक बात। दूसरी बात, आप नोटिस करेंगे जो दुनिया का पूरा बाजार है, मैं अगेन आपके साथ एक आर्टिकल शेयर करूंगा एल्सवेयर के बारे में, और वो आर्टिकल ये कहता है कि साहब कौन सी इंडस्ट्री दुनिया में ऐसी है जिसमें लीस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम रिटर्न कमाया जा सकता है। आप मेरा इशारा समझ गए, ठीक है। दूसरी बात है कि जो इंटर पब्लिशिंग हाउस या इंट्रा पब्लिशिंग हाउस साइटेशन है, ये आप नोटिस करेंगे वो सर्टेन केसेस में बहुत जरूरत से ज्यादा है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक जो मैंने एक इशारे में बात की कि इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में हमें कैसे साइट करना है, डोमेस्टिक पब्लिकेशंस में कैसे साइट करना है, और लोकल कंटेक्स्ट में हमें कैसे साइट करना है, हमें ये आदत डालनी पड़ेगी, अदरवाइज आप साइटेशन में कहीं खड़े नहीं होंगे। सो विद दीस वर्ड्स। और किसी को? चलिए, धन्यवाद। तो अब और कितने लोगों के प्रश्न रह गए हैं? जरा एक बार हाथ खड़े कर दिए सारे लोग। हैं? हाँ, नहीं, कल तक क्यों इंतजार करेंगे? अभी चाय का ब्रेक है। पहचान लीजिए मंच के लोगों को और इनके उत्तर लीजिए। अरे, अभी समाप्ति घोषणा नहीं हुई है, अभी समाप्ति घोषणा नहीं हुई है। बैठ जाइए अपनी जगह, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। केवल एक दो लाइनें मैं बता देता हूं। साइंसेस से हम लोग बड़े आतंकित रहते हैं, सोशल साइंसेस वाले, लेकिन पिछले वर्ष में या पिछले 3 वर्ष में देखें तो कई हजार रिसर्च पेपर ऐसे हैं जिन जर्नल से आप डरते हैं उससे में विड्रॉ किए गए हैं। गलत जानकारी देना, अधूरा पेपर छापना, उसका उपयोग करना और उसके बाद विड्रॉ कर लेना बड़ी विनम्रता से, ये सारी दुनिया का खेल है, कोई यहीं हो रहा है ऐसा नहीं है। इसलिए आपसे अलग वो लोग भी नहीं है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। इस सत्र का विषय डीकोलोनाइजेशन से बाहर कैसे आए ये था। मुझे लगता है कि हम जो आज चर्चा कर रहे हैं, शुरू हुई है, पिछले 2-3 वर्षों से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये आज समाप्त होने वाली नहीं, आगे चलने वाली है। और डीकोलोनाइजेशन के नाम पर हम जितनी चर्चा कर रहे हैं आज, वो भी एक अधूरी बात है, क्योंकि कोई एक कॉलोनाइजेशन हुआ, उसको आपने छीन लिया, बदल दिया, कैसे भी बदल दिया वो अलग है, अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं उस पर। लेकिन डीकोलोनाइज होने का अर्थ भी इतना नहीं है कि वो भारतीय हो गया। जो डीकोलोनाइज आप कर लेंगे माइंड को, वो जब, जिसको सुबह सोनी जी ने कहा शाश्वत भारत और चिन्मय भारत, वो डीकोलोनाइज माइंड जब शाश्वत भारत की तरफ देखेगा तो एक बड़ी अपरिचित निगाह से देखेगा और कहेगा कहाँ देखा सा तो लग रहा है, लेकिन है क्या ये शाश्वत भारत, है क्या ये चिन्मय भारत? ये डीकोलोनाइजेशन से नहीं होगा। तो यात्रा केवल डीकोलोनाइजेशन की नहीं है, उसको चिन्मय भारत तक ले जाने की यात्रा हमें करनी है, और ये लंबा मार्ग है। और उसमें ये जो प्रश्न आए हैं, मेरा अनुभव ये है कि आपको अगर 3 स्कोपस में छपे हैं तो, और 40 छपे हैं तो एपीआई बराबर मिलना है। तो इसलिए 3 छापने के बाद जो आपके मन में करने का वो करिए, जितना चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए उतना करते रहिए, उनकी शर्तों में बंधकर, लेकिन मन के और मस्तिष्क के आधार पर उसके आगे का सारा काम करिए, उसमें कोई रोक नहीं है। तो मुझे लगता है ये चर्चा परसों तक चलने वाली है, आज पहला दिन है, लेकिन हमारे साथ ये सभी विशेषज्ञ रहने वाले हैं, इसलिए इस हॉल के बाहर भी अपने समय का अधिकतम उपयोग करें हम। और